हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10th, जो कि है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस चैप्टर में जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे और उसके केमिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, टॉपिक की बात करें तो इसमें जो मेन टॉपिक होने वाले हैं, चार्जेस को हम समझेंगे, करंट को हम समझेंगे, सेल को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आज का मेन टॉपिक होने वाले हैं। ओके, बात करें सिलेबस की तो आपको मालूम है कि हम फॉलो कर रहे हैं सैनिक स्कूल का सिलेबस, और जिसके अकॉर्डिंग हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फॉसिल फ्यूल, सेकंड कंबशन एंड फ्लेम, थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, फिफ्थ फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर, साउंड्स एंड बेसिक, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मेटल एंड नॉन मेटल, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक और टॉपिक आता है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 17 है। तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो भी आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तरीके से आपका 17 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब भी वो 17 चैप्टर हम पढ़ने की बारी आएगी उसको फिर हम दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा अच्छे तरीके से उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात करें लर्निंग्स की तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, करंट के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, सेल और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी हल्का फुल्का हम समझने वाले हैं। ओके, और लास्ट में जैसे आप जानते हैं कि हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो भी होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है? ओके, अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? जैसे हमने लाइट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, साउंड में पढ़ा था कि साउंड क्या होता है, हमारा मैकेनिकल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रही थी। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये किसके वजह से हो रही है? ठीक है, ये जो एनर्जी किसके वजह से आ रहा है? तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये हो रही है हमारी किसके वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमें चार्ज से। ठीक है, अब ये चार्ज क्या होता है? देखो, हमें पता है, बेसिकली हमें पता है कि जो भी जितनी भी चीजें हैं इस अर्थ पे, या फिर जितनी भी चीजें हमें पता है, जितनी भी नॉन चीजें, वो सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। तो जितनी भी चीजें हैं इस इन्वायरमेंट पे, इस अर्थ पे, या फिर जितना भी हम जानते हैं, वो सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? वो सारी चीजें मिलकर बनी है एटम से। तो एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब एटम के अंदर, एटम एक पार्टिकल हो गया, सिंपल। आपको पता है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना, उस पार्टिकल का नाम ही हमने एटम रखा। अब एटम के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सब पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो सारे एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इंडिपेंडेंट कौन एग्जिस्ट कर सकता है? एटम ही कर सकता है। ठीक है, तो एटम के सब पार्टिकल्स की बात करूं तो हमें पता है कि एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब ये चार्ज कहां से आ रहा है? चार्ज की प्रॉपर चार्ज कहां से आ रहा है? हमारा चार्ज हमारी मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर में बात करो तो चार्ज किसके वजह से आ रहा है? एटम की वजह से आ रहा है। और एटम में भी बात करो तो किसके वजह से आ रहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब हमारे पास दो तरीके के चार्ज हो गए, कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, पॉजिटिव प्रोटॉन क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, और ये चक्कर काटता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इसका जो मॉडल है वो आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो वहां आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता सकता हूँ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसके साथ एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि किसके वजह से हो रहा? किसके वजह से आ रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आ रही है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? तो एक इलेक्ट्रॉन के पास मतलब मैं कहूं एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है?
तो वो है हमारा करीब करीब 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये हमारा किसका चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसमें माइनस लगा देते हैं। प्रोटॉन के पास भी सेम चार्ज ही होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है और एक प्रोटॉन के पास इतना चार्ज है। ठीक है, अब ये कितना कम चार्ज है, एक से मैं कहूँ अगर मैं इसको इवेल्यूएट करता हूँ, क्योंकि आपको मैथ्स में आपको पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल आपने पढ़े हुए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गया 19। ठीक है, लगभग लगभग इतना हो रहा है। ओके, तो ये जो नंबर है ये एक से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एक से क्या है, एक से बहुत ज्यादा कम है। तो मैं कहूंगा कि एक कूलम्ब चार्ज कितना होगा। ठीक है, एक चार्ज कितना होगा, तो एक चार्ज बराबर कितना होता है, वो करीब करीब होता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर। यानी कि एक कूलम्ब चार्ज किसके बराबर होगा, 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन को मैं जब एक साथ लाऊंगा तो मैं कहूंगा कि एक यूनिट चार्ज है। क्योंकि मालूम है कि हमें इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन पे भी बहुत कम चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेगेटिवली बस बता रहा है कि हाँ वो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव बता रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल, ये साइन जो है बस हमें उसका नेचर बता रहा है। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो कूलम्ब होता है और एक कूलम्ब बराबर होता है 6.242 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज हमने समझ लिया, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपली अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी सर्किट में क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में चलना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये फ्लो करना चालू कर देंगे तब बोलेंगे हम उसे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई का जो जनरल फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू अपॉन टी। क्यू आपको मालूम है क्या है, क्यू हमारा चार्ज और अपॉन टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। तो हम चार्ज देख रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक्चुअली हम रेट ही निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट निकालना हुआ तो सिंपल हमने रेट निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, जैसे चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर, और इसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। ओके, सब कुछ ये बहुत सिंपल है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एम्पियर क्या है, यूनिट है, ए से डिनोट करते हैं। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। मान लेते हैं ये एक सर्किट है। ठीक है, ये एक सर्किट है और यहाँ कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट करता है और वो जाता है यहाँ आता है। अब उसने क्या किया, ये जब चार्ज फ्लो मूव कर रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई चार्ज मूव कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो फिर वो कैसे मूव करेगा। सो अब मैंने कहा कि एक चार्ज को मैंने यहां से उठाया और उसको मैं यहां लेके आ गया। ठीक है, या फिर मैं कहूँ एक नेगेटिव चार्ज को मैंने ऐसे उठाया और इसको यहां से लेकर मैं वापस इस डायरेक्शन में लेके आ गया। तो क्या समझ में आता है हमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी के बिना ये हो नहीं पाएगा। तो जो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। अभी हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, देखो ये सिंपल हमारा एक सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं तो देखो क्या होता है,
अब ये एक मैंने सर्किट, सिंपल से एक सर्किट ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब क्या हुआ, मान लेता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो तरीके की चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। आपको मालूम है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव टर्मिनल के पास है तो मतलब इसके पास जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और वहां पे चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों दोनों सेम है, तो इसका जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है क्या, अगर आपने मैग्नेट थोड़ा भी आप समझते होंगे तो आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ढकेलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इतना आपको बेसिक तो पता है। सेम अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज के पास है तो क्या करेगा, उसको ढकेलेगा, तो ढकेलेगा तो यहाँ पे इसके पास ज्यादा एनर्जी, ज्यादा तेजी से मूव करके जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव टर्मिनल हमारा कैसा हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। और वो मूव करके कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो नेगेटिव टर्मिनल इसके लिए क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां तक आते आते वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज कर देगा, ठीक है, एनर्जी को लूज कर देगा। ओके, एनर्जी यूज कर लेगा ना, सिंपल। तो हमें पता चल गया कि जो भी चार्ज है वो क्या मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज के लिए तो मान लो नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, अब नेगेटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट है हमारा नेगेटिव टर्मिनल के पास, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमारा कहां प्रेजेंट है, नेगेटिव टर्मिनल पास। तो नेगेटिव नेगेटिव पास है मतलब इसके लिए हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहां से मूव करेगा और कहां आएगा, प्लस के पास आएगा। तो हायर पोटेंशियल से कहां जा रहा है, लोअर पोटेंशियल पर जा रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है किस नेचर का चार्ज है, ठीक है। हमेशा जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन मूव करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं V से, और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं या PD शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। SI यूनिट जो है वोल्ट है, V से डिनोट करते हैं। मेजरमेंट के लिए जैसे हमने करंट को नापने के लिए अमीटर यूज किया था, वैसे ही वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और इसको हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल क्या होता है इसको समझेंगे अभी आगे, वैसे आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं। जैसे मान लो एक सर्किट है और इसमें क्या हुआ, एक कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ा, चाहे बल्ब मान लीजिए, चाहे कोई भी चीज मान लीजिए जो जुड़ी, जो एनर्जी को यूज कर रही है, ठीक, कंज्यूम कर रही है। सो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में ये वाली जो मशीन थी वोल्ट मीटर, हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। देखो इसको सेम इसके आमने सामने जोड़ दिया ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल जुड़ते हैं। सेम अगर बात करूं, एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां मैंने क्या जोड़ दी, अमीटर। तो ये देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इससे अलग नहीं जुड़ा, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन में जुड़ा है, एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन। तो अमीटर जो होता है वो सीरीज में जुड़ता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में जुड़ता है। और क्या नापता है, वोल्टेज को नापता है, ठीक है। तो वोल्टेज नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है हमारा वोल्ट मीटर। कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर अमीटर लगभग सेम ही दिखते हैं, ओके। कंडीशन की बात करें करंट फ्लो, तो करंट ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आके बैठ गए, ठीक है, तो अब उनको मूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना पोटेंशियल लूज कर दिया, उन्होंने अपनी एनर्जी जो थी वो लूज कर दी, तो उनको अब फिर मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात आती है रेजिस्टेंस की। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो एक कंपोनेंट है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा पोटेंशियल हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल हेल्प कर रहा है तो कोई ना कोई उसको रोक भी रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई रोक नहीं रहा होगा तो फिर उसको आसानी से फ्लो करता है, जैसे फ्री स्पेस में कोई नहीं है तो जैसा मर्जी वैसा मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे कंपोनेंट है, ऐसी चीजें हैं जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकती है। तो जो चीज रोकती है उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल रेजिस्टेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे।
ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सिंपल, ये क्या हो गया हमारा एक प्रॉपर्टी है सिंपल की जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोक रही है। ठीक है, मान लो हमने क्या लिया, केबल लगाई और हमने क्या किया, बहुत लंबी केबल ले ली तो, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस कम रखा, तो अब उस चार्ज को हमें पूरे केबल में उसको लेके जाना, उसको अपने पॉइंट पे पहुंचाना है उस चार्ज को, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो जो लंबा तार है वो क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर छोटा तार होगा तो जल्दी से करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मान लो खूब मोटा तार है तो करंट आसानी से फ्लो कर रहा है, और वहीं अगर खूब पतला सा तार है और आप बहुत ज्यादा करंट पास करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, जल जाएगा तार। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी ये क्या हो गई, हमारी रेजिस्टेंस हो गई। तो रेजिस्टेंस क्या है, ऐसी चीज है जो कि रजिस्ट करती है या फिर हिंडर प्रोवाइड करती है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस है तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आर इक्वल टू वी बाय आई, आर इक्वल टू वी बाय आई। ओके, ओम्स लॉ करके आप एक लॉ पढ़ेंगे जो कि क्या बोलता है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। ठीक है, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। ठीक है, और जब ये फॉर्मूले में आप इनवर्सली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक आपको एक कांस्टेंट यूनिट मिलेगी जो आर होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई आर, जो कि किसने दिया था, ओम्स ने दिया था। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को आप सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, वी इक्वल टू आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये एक्चुअल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला खुद का नहीं है, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे वो होता है हमारा आर इक्वल टू रो एल बाय ए, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना मोटा तार जितना पतला तार। ठीक है, और जितना लंबा जितना छोटा तार। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई। फॉर्मूला कौन सा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू वी बाय आई। ठीक है, आपको इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आपको जो जरूरत पड़ेगी शायद सॉल्व करने में क्वेश्चन वो यही है, आर इक्वल टू वी बाय आई, वेयर आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है, वी क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि वोल्ट में होगा, और आई हमारा क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है जो कुछ इस तरीके के सिंबल से डिनोट की जाती है। ठीक है, ओके, इस तरीके से सिंबल जो है रेजिस्टेंस की यूनिट के लिए दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ओम है और ये उसका सिंबल है। रिलेशन बताया तो जितना ज्यादा इसका रेशियो होगा V और अपॉन I का, अगर रेशियो ज्यादा आता है तो उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। अब ये तो मैथमेटिकली बात हो गई। ठीक है, जितना ज्यादा रेशियो आएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया क्या हो गया, ऐसे हिंडर मतलब मैं कहूँ ऐसी बाधाएं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में प्रॉब्लम कर रही है इन सर्किट, तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, हमने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल, और मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने ऐसी चीजों में से करंट फ्लो करवा रहे हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उसको एक नया नाम दे दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, कौन सा ऐसा मैटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करवा सकता है, नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, उनकी एबिलिटी को नापता है। ठीक है, मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये क्या बताता है हमें कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, जो कि एक ग्रीक लेटर है, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है साइमन पर मीटर। ठीक है, साइमन पर मीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने दे सकता है, कितने अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सेम अपोजिट है इसका। ठीक है, तो वहां हम पता कर रहे थे कि कोई मटेरियल जो है कितनी आसानी से करंट को फ्लो कर सकता है,
तो हम यहाँ बात करेंगे कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से, मतलब कितनी स्ट्रांगली किसी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने से रोक सकता है। ठीक है, दोनों चीजें बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की कितनी आसानी से फ्लो होने दे सकता है, अब बात करेंगे कितनी आसानी से, मतलब कितनी स्ट्रांगली उसे रोकेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमें क्या बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मटेरियल जो है कितनी स्ट्रांगली अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं रो से। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस में, उसमें ये रो था। ये रो क्या बताता है, मटेरियल की एबिलिटी बताता है। ठीक है, मटेरियल की एबिलिटी बताता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से कितना अपोज करता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या यूनिट होती है, ओम मीटर। ओके, तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दोनों ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेसिक तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सेल क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या है, एक सेल क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें मालूम है कि सेल से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मिल कहां से रही है, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। टाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, जनरली आपने सेल देखे होंगे अपने घर में, तो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर क्या है, केमिकल्स भरे हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे थोड़े समय के लिए। ठीक है, आपको मालूम है कि आपका जो सेल है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, जब तक उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, जब तक कुछ रहता है उसके बाद वो डेड हो जाता है। ओके, ऑपरेशन की बात करें तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है किसमें, सेल के अंदर। ठीक है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने के बाद क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब वो फ्लो होंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल सेल का काम करने का। क्या किस पर डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, अब आपने सेल तो देखा होगा, लेकिन उसके अंदर की चीजें क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, बाहर उसके ऊपर एक क्या होती है, जिंक की कैन लगी होती है। ठीक है, जिंक की कवरिंग समझ लो। ठीक है, फिर जिंक होता है। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, कार्बन का एक रॉड प्रेजेंट होता है, कार्बन का एक रॉड प्रेजेंट होता है। साथ में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये क्या प्रेजेंट है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट। ये क्या करवाते हैं, आयनिक एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, सॉरी आयंस के फ्लो के लिए। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ ली कि ये जो कंपाउंड है, जो कि चार्ज कंपाउंड होते हैं, उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये एक्चुअल में सेल का पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, हमें पता है कि टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब स्विच क्या है, अब अपने घर में स्विच देखा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं स्विच क्या है। तो स्विच क्या है, एक डिवाइस है सिंपल, जो कि क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है और कंप्लीट करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ये सर्किट है। ठीक है, और इसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक क्या प्रेजेंट है, हमारा स्विच प्रेजेंट है। तो अभी ये स्विच क्लोज नहीं है, फिर इस टाइम पे मैंने इसमें डॉट लगा दिया तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जब ये क्लोज होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये करंट फ्लो होना रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, तो स्विच क्या एक डिवाइस है जो कि सर्किट को कंप्लीट करता है, ओके, और सर्किट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों ही काम कौन करेगा, स्विच करेगा। तो आई होप कि स्विच में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। देखो दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। अब प्राइमरी सेल क्या होता है समझो, ऐसे सेल जो कि दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे सेल्स जो दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। तो अब प्राइमरी सेल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, ड्राई सेल जो कि हम टॉर्च में यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा ड्राई सेल हो गया। ठीक है, अदर एग्जांपल की बात करें तो वोल्टेक सेल होता है, डेनियल सेल होता है, लेक्लांसर सेल होता है। ये एग्जांपल है प्राइमरी सेल का। इनका आपको फंक्शन नहीं पढ़ना, बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको ड्राई सेल में बताया कि क्या प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अलग अलग
टाइप के सेल होता है, ठीक है। अलग अलग केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो अलग अलग होता है। जैसे इस पिक्चर में जिंक है और कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जिंक और कार्बन का सेल है, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। वहीं बात करें ड्राई सेल में, जैसे ये जो जिंक है ना हमारा, ये कैसे बिहेव कर रहा है, नेगेटिव टर्म, नेगेटिव पार्ट की तरह करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह करेगा, ठीक है। कैथोड क्या होगा हमारा, पॉजिटिव की तरह करेगा, ठीक है। कैथोड कैसा रिएक्ट करेगा हमारा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह, जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है, जो कि इसमें कार्बन का बना हुआ है, बट इसमें यहाँ लिखा हुआ है ग्रेफाइट, तो ठीक है, कार्बन भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन की वजह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है पिक्चर में आपको मैच करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा मत समझना कि वहाँ कार्बन लिखा है या ग्रेफाइट लिखा है तो ये गलत हो गया ना, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट ये जो आपका रेड रेड कलर का भरा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, ये करते हैं, ये हेल्प करते हैं आयन के मूवमेंट में। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे, ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं कैटायन या फिर एनायन, ठीक है। जिससे क्या होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, देखो जिंक है तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, अब वो हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो जनरली मूव नहीं करता, प्रोटॉन मूव ही नहीं करता जनरली, बात क्या करूं, नेगेटिव आयंस ही मूव करते हैं। तो जब नेगेटिव आयंस ने मूव करना स्टार्ट किया तो जिंक के पास नेगेटिव ज्यादा होंगे, तभी वो दे पा रहा होगा, ठीक है। आपको पता है कि जिंक की मेटल और मेटल क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देगा, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको कौन कैप्चर करने वाला है, ग्रेफाइट करने वाला है, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब फ्री आयंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो ये जिंक है या फिर जो जिंक है वो वहां पे आके डिपॉजिट हो सके, ठीक है। और आयनिक एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, फ्री आयन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो रिएक्शन है वो हो पाती है, ठीक है। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हो पाती, ये वो मीडियम है जिसके थ्रू रिएक्शन होती है, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे एक एग्जांपल बना हुआ है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेल है हमारा किसका, कॉपर और जिंक का, ठीक है। ये कॉपर है और ये हमारा जिंक है, ठीक है। अगर आप पिक्चर आपको क्लियर हो रही है तो कॉपर हमारा एनोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल है, जिंक हमारा नेगेटिव है और कॉपर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब सेम क्या हो रहा है, यहां से इसकी ये जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और कहां जा रहे हैं, कैथोड के पास, कैथोड के पास जा रहे हैं, यानी कि कॉपर के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो आयन है, ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो Cu जो है, कॉपर जो है वो क्या करेगा, 2+ के फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस Cu के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। जब वो Cu के फॉर्म में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ठीक है, SO4 2 माइनस, यानी कि एक आयन आ जाएगा, ठीक है। कैसा आयन आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाएगा, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जिंक 2+ पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएगा, ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो जब ये कनेक्शन बनाएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ब्रिज बना हुआ है ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये जो चार्ज आ रहा है इन आयंस पे, ये जो आयंस है ये न्यूट्रल हो जाए और जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो चलती रहे, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। तो ये भी काम होता है, जो कि काम कौन कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रहे हैं, सिंपली आयंस के फ्लो में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो मटेरियल है उनके, जो जिंक हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, ठीक है, तो इनमें जो आयंस है ये क्या कर रहे हैं, मूव करवाने में हेल्प कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रहे हैं, इन आयंस को मूव करवाने में हेल्प कर रहे हैं, ओके। और डीप में आपको बड़ी क्लासेस में आपको बताया जाएगा, एकदम डिटेल्स में आपको पता चलेगा, ठीक है। वहां फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पे निकालने को भी आएगा, कैलकुलेशन भी आएगी बहुत टफ, तो वो अलग चीज है, बट अभी आपको सिर्फ जनरल प्रिंसिपल, जनरल वर्किंग समझनी है, ठीक है। ड्राई सेल का मैंने आपको पिछले स्लाइड पे ही बता दिया, वही सेम चीजें लिखी हुई कि जिंक वेसल होता है, ठीक है, जो बाहर है, जो कि एनोड की तरह काम करता है। एनोड कैसा होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है ना वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। और कैथोड जो होता है वो कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जिंक क्या हमारा एनोड है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है,
मोइस्ट पैच प्रेजेंट है जो कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, आयनिक कंडक्शन करवा रहा है, आयंस को मूव करवा रहा है, ठीक है। कार्बन जो रॉड है वो कैथोड की तरह रिएक्ट करेगी, जो कि सराउंडेड है किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, चारकोल से, ठीक है, जो कि एक्ट करेगी डीपोलराइजर की तरह, ठीक है। अब ये डीपोलराइजर क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या चारकोल है, ये डीपोलराइजर की तरह एक्ट करेगा, जो कि इन गैस बबल्स के बनने को रोकेगा, ठीक है। तो ये काम होता है डीपोलराइजर का। सिंपल, डीपोलराइजर क्या ऐसे सब्सटेंस है जो कि अनडिजायरेबल हाइड्रोजन गैस बबल को बनने से रोकते हैं, ठीक है। बाकी इसको सील कर देते हैं, प्रिवेंट करने सील करते हैं, ठीक है, जिससे लीकेज ना हो। और एक स्मॉल होल रहता है जिसके थ्रू क्या होता है, गैस एस्केप करती है, ठीक है। अगर गैस बन भी रही है तो छोटा सा होल रहता है जिसके थ्रू एस्केप कर सके, ठीक है। वैसे तो डीपोलराइजर यूज करते हैं तो गैस बनने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सेल में प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, देखो हमने प्राइमरी समझ लिया, प्राइमरी सेल क्या होता है, जो कि चार्ज एक बार उन्होंने केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो वो दोबारा से चार्ज नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे भी सेल हमने देखे कि जो चार्ज हो जाते हैं, तो वो सेल कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी सेल, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिचार्जेबल सेल, ठीक है। जहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स, इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ अदर सेल, अदर पावर सोर्स, ठीक है। देखो आपको पता है कि जब भी हम कोई बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो हम उसको दूसरे पावर सोर्स से चार्ज करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि खुद से बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, तो सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो कि दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं। उसमें क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको समझाई, वो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ओके, कॉमनली यूज जो सेकेंडरी सेल्स कहाँ यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, गाड़ियों में यूज होते हैं, जनरेटर में यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लेड एक्यूमुलेटर, एडिसन एक्यूमुलेटर, निकल सेल एक्यूमुलेटर, लिथियम सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है, लिथियम आयन सेल भी सुने होंगे, लिथियम आयन सेल, बटन सेल, एल्कलाइन सेल, ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, हमारे सेकेंडरी सेल के, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो कि रिचार्जेबल होते हैं। ओके, अब बैटरीज क्या होता है, देखो हमने सेल्स पढ़ लिया, अब बैटरीज की बात करें तो देखो सेम, बैटरीज कुछ नहीं है, बैटरीज इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल क्रिएटिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैटरीज क्या है, बैटरीज सिंपल कलेक्शन है बहुत सारे सेल्स का, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैटरी। ओके, कंपोनेंट की बात करें तो सेम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट मैंने आपको पहले बताया कि जो एनोड था इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, वो कैसा था हमारा, नेगेटिव था, और कैथोड कैसा था हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है, देखो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेल है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक में, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड सॉरी एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, बट वही इलेक्ट्रोलाइटिक में इसका उल्टा हो जाता है, एनोड नेगेटिव हो जाता है। हाँ सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझने में दिक्कत होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल का मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एनोड पॉजिटिव है, और सॉरी एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या लिखा है कि जो एनोड है वो पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, यानी कि अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आपको पता है कि फैसिलिटेट करता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एग्जांपल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया था, कॉपर आयन गेट डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब कॉपर आयन का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि इसमें कौन सा सेल होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, ठीक है, व्हेन करंट इज पास्ड, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि किस सेल की बात हो रही है। मैंने आपको जो सेल बताया था इससे पहले, वो हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट जो बैटरी यूज हो रही है वो हो रही है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो इसका जो टर्मिनल्स है वो चेंज हो जाएंगे, हमारा एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट वहीं बैटरी क्या करती है, बैटरी हमें मालूम है क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही होती है,
केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अपोजिट हो गया ना, तो ये पोल भी अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज में, आपको डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात होगी तो वो उसमें क्या होगा, हमारा एनोड हो जाएगा नेगेटिव, कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो एनोड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, कैथोड हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ज्यादा आपको डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बैटरीज का आपको सिंपल याद रखना है, बैटरीज का एक कलेक्शन है वन और मोर सेल का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ हमें इस चीज समझ में आ गई। ओके, बात की इलेक्ट्रिक सर्किट के, पहले तो हम इसकी बात कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या एक पाथवे है जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। ऑफन रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सिंपल देखो, ये क्या है, हमारा एक सर्किट है। सर्किट में क्या एक बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक स्विच है, स्विच अभी ब्रेक है, ठीक है। जैसे ये स्विच इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो करंट क्या करेगा, आगे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करते करते वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से मूव करेगा, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया जिसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज की गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब रिसर्च की गई, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे क्या हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये हमें पता नहीं था, ठीक है। ये हमें पता नहीं था, ये हमें पता नहीं था, इन सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हमने क्या मान लिया था कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो हमने माना था कि जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निकल के करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको माना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये हमने माना है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये एक सर्किट है, सिंपल एक सर्किट है, और इसमें क्या हो रहा है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब पता चलेगा कि प्रोटॉन जो होते हैं मूवेबल नहीं होते, मूवेबल नहीं होते। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा, ये मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से निकला और इस डायरेक्शन में फ्लो करके यहां पहुंचा, ठीक है। तो ये तो पूरी थ्योरी ही गलत कर दी इस डिस्कवरी ने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने, ये पूरा चीज ही गलत कर दी। लेकिन इस चीज को हमने गलत ना करते हुए हमने इसको जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया। जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो माना उसको हमने बोल दिया कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट इसको मान लिया, और जो ये फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है कन्वेंशनल करंट के, ठीक है। लेकिन करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है, ज्यादा डाउट क्रिएट नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट की। तो दो तरीके की सर्किट होते हैं, सीरीज और पैरेलल। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता चुका हूं। देखो कंपोनेंट जब एक सीरीज में एक सिंगल पाथ में कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो, यहाँ एक ये सर्किट है, यहाँ एक बैटरी और एक की स्विच है। स्विच में क्या हुआ, दो बल्ब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो बल्ब एक साथ जुड़े, एक ही पाथ में जुड़े हुए हैं, एक लाइन में ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इसमें से अगर एक भी ब्रेक होता है तो क्या होगा, पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी अप्लायंस एक लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे बल्ब भी एक लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इसको इस सर्किट को क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज सर्किट। क्या बोलेंगे, सीरीज सर्किट, ठीक है। वहीं सेकेंड पिक्चर में देखेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, एक बल्ब अलग वायर से कनेक्ट है, एक वायर अलग वायर से कनेक्ट है, बट सर्किट एक ही है, ओवरऑल सर्किट एक ही है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स अगर कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस, एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल सर्किट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाता है, बल्ब जलना बंद कर देता है, ठीक है, फ्यूज हो जाता है, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ये वाला बल्ब तब भी जलता रहेगा। बट मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और इस बल्ब ने जलना बंद कर दिया, तो ये वाला बल्ब ऑटोमेटिक जलना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बट पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर एक पाथ ब्लॉक है तो दूसरा पाथ तब भी चालू रहता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीरीज सर्किट क्या है, जब भी कोई चीजें लाइन में जुड़ी होगी तो उसको सीरीज बोलेंगे, जब एक दूसरे के अक्रॉस में जुड़ी होंगी तो उसे हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल में अगर एक पाथ फेल भी हो जाता है तो दूसरा वाला जो पाथ है वो तब भी फंक्शनल रहता है। बट सीरीज में ऐसा नहीं होता, एक सर्किट एक भी चीज कंपोनेंट अब फेल होता है तो वो पूरा सर्किट ही
ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, पूरा सर्किट ही टूट जाएगा, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे, ये बात हो गई सीरीज सर्किट की और पैरेलल सर्किट की। नेक्स्ट बात आती है कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, देखो सिंपल, ये बात करूं ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने देते हैं, उनको हमने बोल दिया कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने देते हैं, वैसे मटेरियल को हमने क्या बोल दिया, कंडक्टर बोल दिया, ठीक है। जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, जितने भी मेटल्स होते हैं आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो मेटल्स को क्या बोल दिया हमने, कंडक्टर बोल दिया, ठीक है। अब ऐसे मटेरियल जिनके पास इनसफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मतलब इनसफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फ्री, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूव नहीं कर पाएंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो मूव नहीं कर सकते, आपको पता है, ठीक है। तो उस केस को, उस मटेरियल को हम क्या बोल देंगे, इंसुलेटर बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा मेजर डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि ऐसे मटेरियल जो कि जिनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है और वो चार्जेस को फ्लो करने दे रहे हैं वो कंडक्टर है, जो नहीं करने दे रहे वो क्या होगा, हमारे इंसुलेटर है, ठीक है। या फिर इसको अलग टर्म में कहूं तो जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर है, जिसके अंदर से नहीं हो सकता वो इंसुलेटर है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होगी कि मटेरियल विच फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन विच हैव फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऐसे मटेरियल इनके पास नहीं होते तो वो हमारे इंसुलेटर हो गए। रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर है तो करंट पास होने दे रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और इंसुलेटर क्या करंट को रोक रहा है तो इनके पास क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, या फिर मैं कहूँ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने दे रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी, बट इंसुलेटर क्या हो रहा है, करंट को फ्लो होने नहीं दे रहे तो इनकी जो कंडक्टिविटी कैसी हो गई, लो हो गई, ठीक। एग्जांपल की बात करें तो कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर, है ना, जितने भी मेटल्स उनके नाम रख लीजिए तो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कंडक्टर हो जाएंगे। इंसुलेटर क्या हो जाएगा, जैसे हमारा प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, इनके अंदर से करंट पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो गए, मटेरियल हो गए हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, इंसुलेटर हो गए, ठीक है। मोस्ट मेटल मालूम है आपको कंडक्टर होते हैं और मोस्ट नॉन मेटल कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ओके। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के, और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, ये कैसा है, कंडक्टर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी मेटल का बना हुआ है तो ये भी कंडक्टर है, स्पून जो है स्टील का बना कंडक्टर है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास हमारा कंडक्टर नहीं है, ठीक है, डायमंड हमारा कंडक्टर नहीं है, नॉन मेटल होता है, ठीक है, ये हमारा ये भी कंडक्टर नहीं है। वाटर की बात करें तो वाटर हमारा डिपेंड करता है कि किस वाटर, कौन सा वाटर, अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो कंडक्टर नहीं है, अलग वाटर है तो कंडक्टर है, ठीक है। पेपर हमारा नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या इफेक्ट आता है, देखो अब कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी चार्ज है वो क्या कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, ठीक है। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है तो यानी कि अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी, आपको मालूम है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो वो किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज हो रही होगी, तो वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म है हमारा हीट, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू ए वायर, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हीट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने आयरन देखा है, ठीक है, आपने रूम हीटर देखा, आपने बल्ब देखा है, जो पुराने वाले बल्ब आते हैं जिसमें टंगस्टन की वायर आती है वाले बल्ब, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे, वो किस पे काम कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट यूज हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल नाइक्रोम, अलॉय ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। नाइक्रोम क्या है, अलॉय है किसका, निकल और आयरन और क्रोमियम का, जिसको हमने क्या बोला, नाइक्रोम बोला, ठीक है। तो ये क्या एक मटेरियल है जो कि आयरन में यूज होता है, जिससे क्या होता है, जब भी नाइक्रोम एक मटेरियल आपको मालूम है, इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आपने वाटर रॉड भी देखी होंगी, वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीटिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, फिर आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मटेरियल क्या है, नाइक्रोम में, जो कि क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट है, जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत आसानी से गलता नहीं है, ठीक है, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि कुछ, जैसे मान लो ऐसा मटेरियल है जिसको आपने थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और थोड़ा वो गर्म हो तो उसने पिघलना चालू कर दिया, तो वो चीजें यूज नहीं होती। वो कैसी चीजें होंगी, यूज होंगी जो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हीट को वो बेयर कर सकते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, गीजर हो गया, आयरन बॉक्स हो गया, ठीक है, इमर्सिबल वाटर हीटर हो गया। ओके, तो ये सारे एप्लीकेशन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस कॉइल जनरेट हीट, ठीक है। अब इनके अंदर ये कैसे होंगे, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हो गया, हाई हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा ये इंसुलेटर है, लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी व्हेन इनके अंदर से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप इससे एक चीज आपके मन में डाउट आ रही होगी कि जो अलॉय है ये तो निकल का बना है, आयरन का बना है, ठीक है। आयरन का जो आयरन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम क्यों नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो जब इन तीनों को हमने अलॉय बनाया, यानी कि इन दोनों को हेमोजीनियस मिक्स कर लिया, इन तीनों मटेरियल को, निकल, आयरन, क्रोमियम को, तो इससे क्या हुआ, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे नाइक्रोम के पास नहीं थे, क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। मान लो एक पतली सी वायर, उसमें आप बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करवाते हैं, तो क्या होगा, वो वायर जल जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, फॉल्ट आ जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। लेकिन नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए वो हाई रेजिस्टेंस, और जब भी उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती कन्वर्ट होने लगती है किसमें, हीट में, और उसको रोक सकता है, ठीक है, वो पिघलना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है केमिकल करंट, इफेक्ट ऑफ केमिकल करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो बात करें इससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ लिखी है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको जब हायर क्लासेस आएगी तो कैसे बनता है ये आपको डिटेल में पढ़ना है, बट अभी के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब भी मूव करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अराउंड दी वायर, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था, हांस क्रिस्टन ऑयरस्टेड ने, किसने, हांस क्रिस्टन ऑयरस्टेड, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने दी थी, हांस क्रिस्टन ऑयरस्टेड ने। एप्लीकेशन क्या है, कॉइल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। जब भी किसी कोई कॉइल इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करती है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, और देन उस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही वो अपना करंट जो होगा फ्लो होना रुक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कोई मटेरियल है जिसमें क्या किया आपने, करंट को पास कराया, तो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करना लगेगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और जैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना हम बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देगा और मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स अंदर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वैसे तो आप अकेले मत करिएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें क्या हुआ है, सिंपल हमने क्या किया है, एक सर्किट है, ठीक है, वायर का सर्किट है सिंपल, और एक खाली डिब्बे के अंदर हमने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक कंपास को रखा है, और देन उसको हमने क्या किया, कॉइल को लपेट दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को चालू किया, ठीक है, करंट पास, स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, करंट पास करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉइल है ये क्या करेगी, एकदम मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, और जिससे क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो मैग्नेटिक निडल है उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वो स्टार्ट कर देगी आपका मूवमेंट दिखाना, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्लियर हो गया आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एग्जांपल याद रखना, मेटल्स होते हैं जनरली आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, फेराइट, ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट के, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात करेंगे हम किसकी, केमिकल इफेक्ट्स की, ठीक है। केमिकल इफेक्ट्स में क्या होता है, देखो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड, ठीक है, मान लो एक लिक्विड है जो कि कंडक्टिंग है, ठीक है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, आयरन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, स्टील सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है, निकल सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था। अब बात हम कर रहे हैं केमिकल की बात कर रहे हैं, और वो भी किसमें, कंडक्टिंग लिक्विड में, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है कि जब भी करंट हम पास करते हैं कंडक्टिंग लिक्विड में, ठीक है, उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है,
नॉन एज अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बैटरी ऑपरेशन। ठीक है, बैटरी में बैटरी जो काम करती है इसी पे काम करती है, इसी प्रोसेस पे, और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो इसका एप्लीकेशन है। अब कैसे होता है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है हमारा कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए यूज होता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कब यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट टू कॉज एन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि नेचुरली नहीं हो रही, उसको हमने फोर्सफुली करवाया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। ठीक है, ओके, अब जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इफेक्ट्स है, उसी का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, सो एक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल की लेयर हम दूसरे मटेरियल पे डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑनटू अनदर मटेरियल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये किसने कब डिस्कवर हुआ था, इन 1800 विलियम्स निकोलसन डिस्कवर्ड दैट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नहीं है, सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल ये क्या है हमारा, ये हमारा एक कंटेनर जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर में क्या प्रेजेंट है, दो रॉड हमने डाल दी। ठीक है, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव मान लेते हैं, एक नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि जो पॉजिटिव होता है वो हमारा एनोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल में इसका अपोजिट होता है, ध्यान रखना, डाउट में नहीं जाना है आपको। ठीक है, हमने क्या किया, जब इसको करंट प्रोड्यूस किया, करंट प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होने लगी, प्रोड्यूस होने लगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने लगी एनोड पे, और कैथोड पे प्रोड्यूस होने लगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एनोड पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, और कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है हमारा, कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एनोड हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और कैथोड हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने, ये एक्सपेरिमेंट किया था विलियम निकोलसन ने, जो किसको डिस्कवर करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को बताता है। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पता चला कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने किसी कंडक्टिंग लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में ही पास की, तो क्या करेगा, गैस के बबल्स प्रोड्यूस करेगा और ना इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेकंड क्या पता चलता है कि मेटल जो है डिपॉजिट होने लगता है एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे। कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, कैथोड पे। ठीक है, मेटल्स की बात होगी तो किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा सा मैं आपको अभी और बताऊंगा। ठीक है, चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने क्या किया, एक आलू कट किया। ठीक है, आलू में आपको मालूम है आलू क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस कैथोड वाले एरिया पे क्या होगा, ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर। ठीक है, तो आलू जनरली कैसा होता है, स्लाइटली येलोइश होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन होने लगेगा। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सेफ्टी नोट दिया है, वाटर जो है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए, जिससे आपको करंट लग सकता है। ठीक है, वैसे तो आपको घर पे ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो जनरल एग्जाम्पल है, जैसे आपने बहुत सारी ज्वेलरीज देखी होंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, ऐसी ज्वेलरीज जो कि सोने की नहीं बनी है लेकिन सोने जैसी दिखती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना पानी चढ़ा दिया, सेम वो जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। उसमें क्या हो रहा है, हमने एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल की हमने एक लेयरिंग कर दी। ठीक है, वो हमारी प्रोसेस हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब ये होती कैसे है, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, हमारा कंडक्टिंग लिक्विड प्रेजेंट है, कंडक्टिंग लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ये है, और एक्चुअली हट गया, एक्चुअली में फिर से ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये क्या है, हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड की लेयर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड की लेयरिंग कर रहे हैं। तो हमने ये किया,
एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड जनरली मेटल्स का बना होता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं हम किसका बना हुआ है, हमारा गोल्ड का बना है। गोल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, EU से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने कंडक्टिंग सॉल्यूशन डाला हुआ है, सेम किसका, गोल्ड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये, गोल्ड का सॉल्यूशन है, गोल्ड का सॉल्यूशन। मान लो ये AuCN भर दिया हमने, ठीक है। देन ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड है मान लो, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, बैटरी के सोर्स से कनेक्ट किया है। और ये वाला ये जो है ये Ag है, यानी कि Ag मतलब क्या है, ये सिल्वर है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या करने वाले हैं, सिल्वर के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ाने वाले हैं। ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सेल का बोलिए, बैटरी जी बोलिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा पॉजिटिव साइड वाला क्या हो जाएगा, हमारा एनोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट हो जाता, ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो गया, हमारा कैथोड हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। और नीचे सॉल्यूशन भरा है AuCN का। अब देखो होगा क्या, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और किसी भी सर्किट में बैटरी क्या करती है, बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या करेगी, गोल्ड से क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को ले लेगी। मान लो ये गोल्ड था और इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इसने दे दिया। तो इसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। अब जब इसने अपना इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया, देखो कैथोड भी हमारा पॉजिटिव है, एनोड हमारा नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब ये नेगेटिवली चार्ज होकर EU जो था वो किस में आ गया, हमारा सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। अब ये जो AuCN था, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये टूट जाएगा EU में और ये CN माइनस में, ठीक है। अब ये जो CN माइनस है, ठीक है, ये साइनाइड जो आयन है किसके पास जाएगा, ये जाएगा हमारे एनोड के पास। और जो ये AU प्लस आयन है, ठीक है, ये AU प्लस आयन जाएगा हमारा किसके पास, कैथोड के पास, सिल्वर के पास। और क्या करेगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। क्यों डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल ये क्या रिलीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन मूव करेंगे। अब जब इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो कैथोड के ऊपर, कैथोड के पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, कैथोड के पास हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज जो है कैथोड के पास जाएंगे और उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, गोल्ड जो है वो कम होता जाएगा और जो कैथोड पे है गोल्ड जमा होते जाएगा। मान लो ये सिल्वर का मटेरियल था, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और वो क्या करेगा, AU प्लस को साथ रिएक्ट करेगा और इस पे AU सॉलिड का फॉर्म बना लेगा, AU सॉलिड बना लेगा। ये किस पे हो रही है रिएक्शन, कैथोड पे हो रही है। और ये वाली रिएक्शन किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट पे रिएक्शन हो रही है। और ऐसे रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, AU के ऊपर क्या हो रहा है, गोल्ड की लेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप कोई दूसरा सॉल्यूशन भी रख सकते हैं, उसकी लेयर भी चढ़ा सकते हैं किसी दूसरे मेटल की, ठीक है। मान लो आप सोडियम के मेटल चढ़ाएं, तो ये सोडियम का एक रॉड रख लीजिए और नीचे सोडियम का सॉल्यूशन रख लीजिए, ठीक है। या फिर किसी और मेटल का रखना चाहते हैं, उस मेटल का सॉल्यूशन और उस मेटल की इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो लेयरिंग होगी वो किस वाले मेटल पे होगी, किस वाले इलेक्ट्रोड पे होगी, कैथोड पे, ठीक है। तो उसका नाम आपको याद रखना है। सो आई होप कि ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, मेटल जो है डिपॉजिट हो जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड पे। फॉर एग्जांपल देखो, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। ये थोड़ा उसने अपोजिट लिख दिया एक्चुअली में, ठीक है। एनोड पे कभी भी नहीं होता है, जो कैथोड पे होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा डिपॉजिट होते हैं कैथोड पे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो मेटल होता है जनरली कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होता है। एक्चुअल में उन्होंने चार्ज कन्वेंशन अलग अलग लिया है, इस कारण से गड़बड़ हुई है। बाकी आपको मालूम है कि सेम इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। जो गोल्ड के आयन से वो किसके पास जा रहे हैं, सेकंड मटेरियल के पास, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो गोल्ड है उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा और मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया थोड़ा गलत मेंशन किया डायग्राम में, ये जो गोल्ड की रोड है ये हमारा एनोड की तरह काम करेगी और ये जो हमारी दूसरे मटेरियल की रोड है ये हमारी काम करेगी कैथोड की तरह। क्यों, ये थोड़ा अपोजिट होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा एनोड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड जुड़ा तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इस साइड जुड़ा तो ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, बाकी मैंने जो डायग्राम को बना के समझाया वो एकदम करेक्ट है, ओके। कुछ
फंक्शन एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, वैसे ही समझिए। ज्वेलरी में क्या होता है, सिल्वर एंड गोल्ड को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, ठीक है, ऑन द चीपर मटेरियल, जिससे क्या होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बन जाती है ना। किसी भी मान लो हमने कॉपर के ऊपर या फिर ब्रास के ऊपर हमने गोल्ड की लेयरिंग कर दी, तो एक गोल्ड जैसा मटेरियल दिख जाएगा, उसकी जैसी शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। तो गोल्ड को हम कनेक्ट करते हैं किस पे, गोल्ड हमारा कनेक्ट होगा एनोड पे, और ज्वेलरी को हम कनेक्ट करते हैं किस पे, कैथोड पे। देखो लिखा भी हुआ है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, जो कि आयंस को चेंज करवाते, आयंस के एक्सचेंज करवाते हैं। आयंस कौन सा होता है, जैसे Au+ जो था इसका एक्सचेंज करवाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे आयंस, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस। ऐसा एलिमेंट समझ लीजिए जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, चार्ज प्रेजेंट है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, चार्ज, उसको हम बोलते हैं आयन। तो इन आयन का एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। टिन कैंस, ठीक है। अब आपको मालूम है कि टिन जो होता है, टिन जो होता है, हम लोग आयरन कंटेनर के ऊपर टिन को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन और अगर फूड एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो टिन हम इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे आयरन के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो खाना होगा हमारा खराब नहीं होगा, हम उसे स्पॉइलिंग से बचा लेंगे, ठीक है। कोरोजन प्रोटेक्शन, जैसे जिंक की हम कोटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और वो गैल्वेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो कोरोजन प्रोटेक्शन में भी यूज होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल जिंक को हमने आयरन में किया, ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल, ठीक है, जिससे क्या होता है रस्ट ना लगे। क्रोमियम प्लेटिंग होती है, ठीक है, जैसे कार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो कार के पार्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। क्यों, क्रोमियम महंगा होता है, ओके। तो जब लोहे की चीजें बनी तो उसमें लश्रस कम होता है, लेकिन क्रोमियम ज्यादा लश्रस होता है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक लेयरिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है। कार के पार्ट्स पे, बाथ टब में, किचन वार्नर्स में, ठीक है, बाइसिकल के हैंडल बार में, ठीक है, जिससे क्या होता है शाइनी अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। और क्रोमियम स्क्रैच रेजिस्टेंस भी होता है और नॉन करोसिव नेचर मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी ऑन द पार्ट्स ऑफ, मतलब ऑन द अदर मटेरियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी एग्जांपल हो गया, ओके। लास्ट टॉपिक है हमारा फ्यूज साइड, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, देखो फ्यूज देखने में कुछ इस तरीके का होता है। फ्यूज क्या होता है, इसके अंदर देखो पतली सी वायर है, ठीक है। ये वायर क्या होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा कम होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब भी इसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होता है, ये ओवरलोड की वजह से क्या होती है, ये हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट से क्या होगी, जो वायर ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा, सर्किट जो होगा ब्रेक हो जाएगा। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट पास होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, मेल्ट हो जाता है जब, ठीक है, जब करंट ओवरलोड हो जाता है, जिससे क्या होता है कोई भी डैमेज नहीं होता हमारे किसी भी अप्लायंसेस को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेरेमिक बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूज वायर प्रेजेंट होता है, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, 2 पॉइंट से, ठीक है। इसका मॉडर्न रिप्लेसमेंट आपने देखा होगा जरूर। अगर आपने इसको नहीं देखा है फ्यूज को, तो आपने एमसीबी देखी होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि सेम काम करती है जो कि फ्यूज करते हैं, ठीक है। बट ये यूज होते हैं क्योंकि ये ज्यादा एडवांस है, ज्यादा मॉडर्न है, ठीक है। एमसीबी तो आपने जरूर देखी होगी, ये देखिए एग्जांपल, ठीक है, पिक्चर्स में आप देख ही पा रहे हैं। बाकी फ्यूज का ही सेम काम एमसीबी करते हैं, बट ये मेल्ट नहीं होती, ये ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था आज हमारा चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमने आज समझ ही ली है, ठीक है। सो अब आती बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हमें बतानी है। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमारा बी सही हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी ऐसा कंडीशन है जो कि नेसेसरी है। अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तब भी करंट जो है फ्लो कर देगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है जो नेसेसरी कंडीशन है जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तभी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ओपन सर्किट होगा तो सारे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में हिंडर बन जाएगा, ठीक है, बाधक बन जाएगा। न्यूट्रल वायर की बात नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी है, ठीक है। ये दोनों तो रोक रहे हैं, ओके। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ ए स्विच इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच का क्या फंक्शन होता है, इंक्रीज करंट फ्लो, नहीं, करंट के फ्लो को थोड़ी बढ़ाती है। एसी-डीसी कन्वर्शन नहीं करती है। कंट्रोल द सर्किट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यस, सर्किट को क्लोज करती, ओपन करती। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर हम किस डिवाइस से करते हैं। पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, और वोल्टेज को डिफरेंस मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से,
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल इसमें से कौन सा, लीड एसिड एक्यूमुलेटर ये हमारा सेकेंडरी सेल है, निकल आयरन सेल हमारा सेकेंडरी है, ड्राई सेल हमारा है प्राइमरी सेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। लिथियम आयन बैटरी हमारा सेकेंडरी सेल है, ये तीनों जो थी वो रिचार्जेबल है, ड्राई सेल हमारी रिचार्जेबल नहीं होती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रबर नहीं करता कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बच गया क्या ऑप्शन, कॉपर और डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, कॉपर और डिस्टिल्ड वाटर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डिस्टिल वाटर, वाटर में भी तो करंट फ्लो होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, उसके जो आयंस होते हैं जो उनके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अदर मेटल या फिर अदर आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता, तो जब आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, तो डिस्टिल वाटर भी कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, सॉल्ट वाटर है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ बैटरी, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस लाइट नहीं, प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड करती, आयंस के फ्लो को करवाती, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी का है, इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन ही है कि आयन के फ्लो को करवाएगी, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी शो कर रहा है, सिग्मा क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओम क्या होता है रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या होता है पोटेंशियल, रो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का जो वर्किंग है उसमें कौन सा इफेक्ट है जो कि डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम नहीं करता, केमिकल इफेक्ट पे भी काम नहीं करता, वो काम करता है हमारा हीटिंग इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, ठीक है, मेन जो इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पे, गर्म होता है ना, सिंपल हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हांस क्रिस्टियन ओरिस्टेड आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं, ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया वाटर का, तो वाटर के जो आयंस होंगे वो हाइड्रोजन अलग टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग टूट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा डिकम्पोजिशन हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नहीं है, कॉरोजन प्रोटेक्शन, ठीक है, ये तो है, ठीक है, इंप्रूविंग कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यस ये भी है, क्यों, क्योंकि मान लो ऐसा कोई नॉन मेटल है जिसके ऊपर ने क्या किया, मेटल की कवरिंग कर दी, ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग की, तो उससे हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डेकोरेशन ऑफ ज्वेलरी, यस, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच मेटल इज यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन पे हम कौन सी लेयर चढ़ाते हैं, किसकी लेयर चढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि गोल्ड की लेयर नहीं चढ़ती, जिंक की लेयर चढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, और इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन, क्या नाम है गैल्वेनाइजेशन। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूज, फ्यूज का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होगा तो ज्यादा करंट को भी बियर कर जाएगा, और वो ज्यादा करंट अगर आपके अप्लायंसेस तक पहुंच गया तो आपके अप्लायंसेस जल जाएंगे, फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसा मटेरियल होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है क्या, ठीक है, लो मेल्टिंग मेटल वायर होते हैं क्या, यस, इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर इंसुलेटेड नहीं होता, ठीक है, और इंसुलेटेड हुआ तो उसके अंदर से करंट पास ही नहीं कर पाएगा, तो वो चीज नहीं चाहिए ना, तो हमें चाहिए क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल वायर जो कि तो जल्दी पिघल जाए अगर ज्यादा करंट आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, अगर प्लास्टिक बॉडी होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। विच डिवाइस इज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फ्यूज इन मॉडर्न सर्किट, मॉडर्न सर्किट में जो ट्रेडिशनल फ्यूज है, जो पुराने फ्यूज है उनको कौन यूज कर रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, एमसीबीज, ठीक है, एमसीबीज क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाई इज क्रोमियम यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम क्यों यूज करते हैं, क्यों, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, चीफ है, सॉफ्ट है नहीं, चीफ तो नहीं है,
ठीक है, क्या करता है, शाइनी कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्क्रैच नहीं लगता, जंग नहीं लगता, चमकदार होता है, ठीक है, इसलिए क्रोमियम की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज यू एंड यूज मल्टीपल टाइम, ऐसे कौन से सेल है जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। देखो क्लासिफिकेशन है, ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, क्या आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि दोबारा रिचार्ज किए जा सकते हैं, ठीक है, दोबारा मतलब रिचार्ज किए जा सकते हैं, सिंपल कहूँ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें से कौन सा ऐसा लिक्विड है जो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। देखो डिस्टिल वाटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सॉल्ट वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन में आपने ऐसा क्यों कहा कि डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों। देखो एसिडिक सॉल्यूशन है मतलब इसमें H+ आयंस प्रेजेंट होंगे, तो ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया। टैप वाटर में कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट होगा मतलब आयन प्रेजेंट होगा, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया। सॉल्ट वाटर में हमारा Cl या फिर NaCl कुछ भी ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट होगा, मान लो SO4 के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई सॉल्ट प्रेजेंट है यानी कि आयन प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्टिल वाटर का मतलब ही होता है जिसमें कोई आयंस ना प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई एक्सटर्नल आयंस ना प्रेजेंट हो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी तरीके का सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड का फंक्शन क्या है, एक्ट एज ए पावर सोर्स, नहीं बैटरी करती है, ठीक है। सप्लाइज आयरन फॉर डिपोजिशन, नहीं एनोड देता है, ठीक है। गेन्स अ मेटल कोटिंग, यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट है, कैथोड पे ही जो मेटल की कोटिंग होती है। एक्ट इन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा एनोड का जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एनोड का होता है, ठीक है, एनोड जिस मेटेरियल का होता है उस मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ओके। सो ये था हमारा चैप्टर 10th जो कि है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर में देखिए बहुत बड़े बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपको कभी सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको उसका जो बेसिक है वो आपको क्लियर रखना है, इन डिटेल आपको पढ़ना है बड़ी क्लासेस में, ठीक है। इनकेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है, तो आपको अच्छी तरीके से और डिटेल में समझ में जाएगी, ठीक है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो इनफ है ये आपके लिए, ओके। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, TMD एकेडमी नाम से चाहिए, आप प्ले स्टोर पर अभी डाउनलोड कीजिए। और कोई भी इंक्वायरी हो तो हमसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन, और हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे, जहाँ पे आपको कोर्स के अलावा नोट्स के अलावा क्या मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगी। अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट या रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, कंप्लीट मेंटरशिप होगी, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीजें होगी और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है उस चीज की आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।